दोस्तों पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972। सबसे पहले हम लोग बेसिक थ्योरी को समझ लेंगे और उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को। फिर हम लोग उसको माइंड मैप से समझेंगे और फिर जो बुकलेट में थ्योरी दी है उससे। और फिर हम एमसीक्यू को समझेंगे और फिर जो पेपर बैक ईयर में आए हुए हैं इस चैप्टर से उसको समझ लेंगे, ताकि ओवरऑल ये सारी चीजें हमारी क्लियर हो जाए। दोस्तों जो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट है 1972 में भारत में बना था। लेकिन इस एक्ट की अगर हम बात करें, इसके बैकग्राउंड की बात करें, तो सबसे पहले हम इस एक्ट को समझते हैं। दोस्तों ये जो एक्ट है, ये ग्रेच्युटी है क्या? ये एक उपहार राशि है। मतलब कोई कर्मचारी किसी नियोक्ता के यहाँ, एम्प्लॉयर के यहाँ एक लंबे समय तक कार्य करता है तो उसको उपहार के तौर पर, या उसको कहते हैं ना, अगर वो विकलांग हो गया या वो इस्तीफा दे देता है या मृत्यु के समय में, या वो सेवानिवृत्त हो जाता है, रिटायर हो जाता है, तो उसको एक कुछ ऐसी राशि देना ताकि वो अपने वित्तीय सुरक्षा या फाइनेंशियल कहते हैं ना कुछ सपोर्ट उसको हो सके। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखते हुए ही ये चीज बनी थी। शुरुआत में क्या होता था दोस्तों, जब औद्योगिक क्रांति के समय में और आजादी से पहले भी ये लोग मदद देते थे। बट ये डिपेंड करता था एम्प्लॉयर के ऊपर कि एम्प्लॉयर को मतलब उसका जिसके ऊपर जितना मन किया उसने उतना दे दिया, बट कोई भी ऐसा यूनिवर्सल लॉ नहीं था। और ये डिपेंड करता था व्यक्ति के ऊपर कि वो कोई कितना दे रहा है, और किसी को कम दे रहा है, किसी को ज़्यादा दे रहा है। कोई मतलब एक यूनिवर्सल लॉ नहीं था। और ना ही फिक्स था कि भाई सबको एक कानूनी रूप से बाध्यता भी नहीं थी कि सबको ₹2 देना तो ₹2 ही देने, नहीं। किसी को मन हुआ तो दिया, किसी को नहीं दिया। तो चीज़ें तो चल रही थी, बट एक यूनिवर्सल नहीं थी। और जब चीज़ों में कोई कानूनी बाध्यता नहीं होती ना, तो वो डिपेंड करती है उसकी सद्भावना के ऊपर, उसकी दया के ऊपर, कि वो जिसका जो ख़ास है उसको मिल गया, बाकी को नहीं मिला। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इसको एक लॉ का रूप दे दिया गया। और भारत में 1972 में इसको एक लॉ बना दिया गया था। और जब भारत में लॉ बना तो शुरुआत में जो ग्रेच्युटी सीमा थी वो ₹50,000 थी। आज जो इसमें नया अमेंडमेंट हुआ, बीच में 10 लाख हुई, 10 लाख के बाद अब 20 लाख हो गई है। और दोस्तों जो निकालने का फ़ॉर्मूला होता है, जिससे बेसिकली सवाल पूछ भी लेता है, तो उसमें क्या होता है, जो अंतिम वेतन होता है, 15 दिन का काउंट किया जाता है, ठीक है? मान लो हमने 26 ड्यूटी आवर है, डे है, ठीक है? हमें 15 दिन का काउंट करना है, तो हम उस जो सैलरी है हमारी, उसमें 26 का भाग देंगे, 1 दिन की आ जाएगी, 15 का गुणा कर देंगे, तो 15 दिन की आ गई, और उसमें टोटल जितने साल आपने नौकरी करी, उसका गुणा कर देंगे, ये हमारी ग्रेच्युटी हो गई। जो इसकी अधिकतम सीमा है, वो अब 20 लाख हो गई है, ठीक? तो ये एक पूरा ओवरऑल है जो भारत में इसकी प्रगति हुई। अब हम इसको अन्य देशों से भी समझ लेते हैं कि बाकी देशों में इसके बराबर कौन-सा लॉ चल रहा है। ठीक है दोस्तों? अन्य देशों में सबसे पहले अगर हम यूनाइटेड किंगडम को देखें, तो वहाँ एक सेवरेंस बेनिफिट करके एक एक्ट है जो इसी के जैसा ही है, रिडेंडेंसी पे के नाम से भी आता है। दोस्तों इस एक्ट में क्या है कि अगर कोई कर्मचारी 2 साल नौकरी कर चुका है और उसको हटाया जाता है, तो उसको एक मुश्त राशि दी जाती है। ये ऐसा ग्रेच्युटी काम करती है, बट किसी कर्मचारी को निकाले जाने पर काम करती है, ठीक? ऐसे ही दोस्तों यूएस में क्या है, यूएस में आप देखेंगे कि मोस्टली लॉ जब हम पढ़ाते हैं तो देखते हैं यूएस में इतने मजबूत नहीं है, ना वहाँ पे देते हैं। इसी तरह यहाँ पे भी है, ग्रेच्युटी ऐसा कोई लॉ नहीं है, बट एक पेंशन योजना के तौर पर एक जो कोई छूटता है तो उसको एक पेंशन स्कीम के थ्रू एनरोल कर लेते हैं और सारा कुछ बेनिफिट उसी के थ्रू ही उनको मिलता है। तो वहाँ पे जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम है वो पेंशन पर ज़्यादा जोर देती है, ठीक? ऐसे ही दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि सऊदी अरब और यूएई की, तो वहाँ पे क्या है कि एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट्स मिलता है। अगर आप 1 साल नौकरी कर चुके हैं, तो आपको वो बेनिफिट देते हैं, मतलब वो एज़ अ ग्रेच्युटी के तौर पे काउंट करते हैं। 5 साल पूरी करने पर आपको कंप्लीट ग्रेच्युटी मिलती है, ठीक? मतलब ये जो पूरा जैसे इंडिया का लॉ है, वैसे ही वहाँ पे सऊदी अरब, यूएई इधर बना हुआ है, ठीक? फिर हम लोग बात करते हैं, अगर नीचे साइड में आते हैं सिंगापुर और जापान इधर, तो सिंगापुर में हम देखते हैं कि दोस्तों क्या है कि वो लोग क्या करते हैं कि जो व्यक्ति उनका छोड़ा, उसको पुनः रोज़गार पे रख लेते हैं। ठीक है भैया, रिटायरमेंट होगा, दोबारा आप आ सकते हो, ये बेनिफिट है। प्लस एक मुश्त एक राशि दे दी जाती है। बट कोई ऐसा लॉ नहीं है, बट कहने को तो एक एक मुश्त राशि सिंगापुर में वो दे देते हैं, ठीक? लेकिन जापान में क्या है दोस्तों, जापान में कोई यूनिवर्सल लॉ नहीं है। ये कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है कि उनके यहाँ कौन-सी प्रथा चल रही है कि भैया वो कितना देते हैं, ठीक? या वो एक सामूहिक सौदेबाजी के तौर पे कि भैया कि उनके यहाँ कंपनी रिटायर हो रही है, तो जो लोग हैं, भैया ठीक है, आपको हम इतनी राशि दे देंगे, ठीक है? जब आप रिटायर होंगे। तो इस तरह से कंपनी टू कंपनी वहाँ डिपेंड करता है। तो अलग-अलग देशों में अलग-अलग चीज़ें, मान्यताएँ लिए हुए हैं। और भारत में इसी तरह से जैसा आपको बताया कि 1972 में एक ये एक्ट बना। और ये जो पूरा का पूरा होल सोल जितना एक्ट है, ये एक तरह से मान के चलिए कि एक पुरस्कार है कि किसी भी व्यक्ति को जो आपके साथ जुड़ा है इतने समय तक, उसको कुछ एकमुश्त राशि मिल जाए, ताकि उसको एक एक पुरस्कार के तौर पे भी है, उसके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के तौर पे भी है, और कहीं न कहीं लोगों को ज़रूरत भी होती है कि कुछ पैसा मिल जाए ताकि वो और भी चीज़ों पे लगा सकें।
ठीक है? तो ये एक पूरा होलसेल एक्ट है, जो एक कहते हैं ना एक एक जो आपके साथ लंबे समय तक जुड़ा है, तो उसको उपहार के तौर पर और उसके परिश्रम को एक समान सम्मान देते हुए उसको राशि दी जाती है, ठीक है? तो दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है? दोस्तों अब हम लोग माइंड मैप के माध्यम से समझ लेते हैं, ठीक है? जैसे ये पूरा माइंड मैप है, ठीक है? इस पूरे माइंड मैप को हम लोग समझ लेते हैं, सेट कर लेते हैं इसको, ठीक है? क्या कि जो वो कह रहा है, ठीक है? अब देखो दोस्तों ये जो पूरा ग्रेच्युटी एक्ट है, ठीक है? जो हम लोग बेसिक थ्योरी समझी थी, ठीक है? अब हम इसको माइंड मैप से उसको रिवीजन कर लेते हैं, ठीक? अब दोस्तों ये क्या है कि इसमें जो ग्रेच्युटी एक्ट बना इंडिया में, उस एक्ट में सबसे पहले था एक प्री लेजिस्लेटिव एरा, जब मतलब वो कानून नहीं बना था, ठीक है? उसके बाद है लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट, मतलब जब वो कानून बन गया। तो जो कानून नहीं बना था उस समय क्या था कि वो वॉलंटरी ग्रेच्युटी बाय एम्प्लॉयर, मतलब एम्प्लॉयर पे डिपेंड करता था कि यार वॉलंटरी वो करता है, ठीक है? उस समय क्या था, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी एंड इन्फोर्सिबिलिटी, मतलब कोई ऐसा यूनिफॉर्म लॉ तो था नहीं कि भाई कोई एक जैसा दे रहा हो, ठीक? प्लस इन्फोर्सिबिलिटी भी नहीं थी, जैसे आप ऊपर देख पा रहे होंगे, इन्फोर्सिबिलिटी मतलब जब कोई लॉ ही नहीं है तो इन्फोर्स कौन करेगा, और कोई एजेंसी भी नहीं जो मॉनिटरिंग कर सके, ठीक है? लेकिन जब ये लॉ बन गया, ठीक है? तो जब ये लॉ बन गया पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 में, तो ये किस पे इन्फोर्स होता था, जहां पे 10 या 10 से अधिक लोग कार्य कर रहे हो, ठीक? समझ रहे हैं? जहां 10 या 10 से अधिक लोग कार्य कर रहे हो वहां था, ठीक? उसके बाद दोस्तों इसके लिए एलिजिबिलिटी सर्विस कितनी चाहिए होती है? ये चाहिए होती 5 साल, ठीक है? 5 साल के से अधिक की सर्विस में वो मिलता था, ठीक है? अब इसमें क्या था, ये जो लिमिट थी ग्रेच्युटी वाली, ये हमेशा बढ़ाई जाती रही। शुरुआत में जैसे 50,000 थी, करंट में जो चेंजेस हुआ उससे 10 से वो 20 लाख कर दी गई है। तो अभी लिमिट क्या है, वो मैक्सिमम 20 लाख रुपए, ठीक है? और इसकी जो निकालने का तरीका वो क्या है? ये है, पहली जो आपकी लास्ट सैलरी मिलेगी, उस लास्ट सैलरी में 15 दिन की सैलरी काउंट करनी है। 15 दिन कैसे काउंट करेंगे? टोटल आपके 26 वर्किंग डे काउंट करते हैं, ठीक? अब आप सैलरी में 26 का भाग दे देंगे, एक दिन की आ जाएगी, 15 गुणा कर लेंगे, 15 दिन की आ जाएगी, और जितने साल आपने नौकरी करी है उतने साल आपको वो जुड़ के मिल जाती है, ठीक? समझ गए? और जो इसका टैक्स वाला होता है, उसमें भी क्या होता है कि 20 लाख तक टैक्स से एग्जम्प्ट रहता है बस। और जो गवर्नमेंट वाले ऑफिशियल्स होते हैं उनकी जितना भी मिलती है वो टैक्स से रिबेट रहती है, ठीक? अब हम लोग इसको हिस्ट्री वाले पार्ट को देख लेते हैं कि पूरे वर्ल्ड में उस समय क्या चल रहा था। अब जैसे आप देख तक पा रहे हैं कि जो मैंने आपको बताया था ग्रेजुटी अदर कंट्री में क्या थी, ये भी रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है? जैसे मैंने आपको बताया कि जो यूके था, यूके में क्या था कि जो भी कोई व्यक्ति को डिसमिस किया जाता था, मतलब उसकी नौकरी से उसको हटा देते थे 2 साल बाद, तो उसको एक मुफ्त पेमेंट दे देते थे, ठीक? और वो किस हिसाब से देते, जिस हिसाब से उसको वीकली पेमेंट होती थी उस हिसाब से उसको दे देते थे, ठीक? अब मिडिल ईस्ट में क्या था, मिडिल ईस्ट में दोस्तों क्या था, एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट। जैसे इंडिया में ग्रेजुटी एक्ट है वैसे ही वहां पे भी था, बट वो 1 साल के बाद भी मिल जाता था और फुल ग्रेजुटी 5 साल बाद मिलती थी, ठीक? ऐसे दोस्तों यूनाइटेड स्टेट में क्या है, कोई भी, जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी बेसिक लॉ वहां नहीं है, ठीक है? तो वहां कोई ग्रेजुटी लॉ नहीं है, ठीक? लेकिन वो एक रिटायरमेंट फंड जैसे होता है 401 के, ये एक पेंशन प्लान है उनका, और वो उस पर जोर देते हैं, मैक्सिमम चीजें उनके पेंशन प्लान पे ही है, ठीक है? जो सोशल सिक्योरिटी इनकी स्कीम है, तो वो उसी पे ही जोर देते हैं, बाकी अदर लॉ इतने अच्छे नहीं है, ठीक? अब हम सिंगापुर को देखते हैं, सिंगापुर क्या कहता है, री एम्प्लॉयमेंट, मतलब जो रिटायर्ड पर्सन हो जाते हैं उनको दोबारा से आप रोजगार पर रखें, ठीक? प्लस अगर वो पेमेंट चाहते हैं तो उसको कुछ एक मुश्त राशि दे दी जाती है कि भैया ठीक है आप इतना रख लो, ठीक? ओके, अब हम ऑस्ट्रेलिया देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों क्या है कि ये 7 से 10 साल सर्विस जब आप पूरी कर लेते हैं तो वो आपको लीव इनकेशमेंट दे देता है, मतलब लीव इनकेशमेंट कितना, 8 से 12 सप्ताह का पेड लीव दे देता है, ठीक? ये ऑस्ट्रेलिया करता है। जापान में क्या करता है, रिटायरमेंट अलाउंस सिस्टम है, ठीक है? कस्टमरी प्रैक्टिस बट नॉट मैंडेटरी। जैसे मैंने आपको बताया कि जापान में क्या होता है कि जापान में कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है क्या प्रैक्टिस में, और कोई कंपनी किसी बार्गेनिंग कर लेती है, और कंपनी बाई कंपनी डिपेंड करता है कैसा उनका लॉ, ठीक? तो जो मैंने आपको हिस्ट्री समझाई वो पूरी माइंड मैप में भी है, ये माइंड मैप आपको मिल भी जाएगा और अपलोड भी रहेगा, तो इससे एक पूरा हो जाता होगा, ठीक? अब हम लोग एक्ट का माइंड मैप पढ़ लेते हैं ताकि पूरा वो एक्ट क्लियर हो जाए। अभी हम लोग ने जो उसकी बेसिक हिस्ट्री समझी थी, अब हम लोग पूरे एक्ट का एक ओवरव्यू देख लेते हैं। इस पूरी हिस्ट्री से आपको समझ में आएगा एक्ट कोई बहुत बड़ा नहीं है, बहुत नॉर्मल सी चीज है, ठीक है? तो दोस्तों ये जो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट है, ठीक? सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में कह रहा है कि ये वेलफेयर है, मतलब एम्प्लॉय के एक वेलफेयर के तौर पे है, ठीक है? और इंडस्ट्रीज ऑर्गेनाइजेशन ये सब इसके कवर में आते हैं, ठीक है? अब ये लगता कहाँ का है, लगता यहाँ पे है जैसे जहाँ पे 10 या 10 से अधिक लोग कार्य करते हैं, ठीक? प्लस किसको मिलता है, जो व्यक्ति रिटायर हो जाता है, ठीक है, या जॉब छोड़ देता है,
या वो उस एक्सपायर हो जाता है या डिसेबल्ड हो जाता है, उन केसेस में एम्प्लॉय को मिलता है। एलिजिबिलिटी क्या है? एलिजिबिलिटी ये है कम से कम 5 साल नौकरी हो। और पहले किसको मिलता है? अगर कोई व्यक्ति एक्सपायर हो जाता है या डिसेबल्ड हो जाता है तो 5 साल के पहले भी वो एलिजिबल हो जाता है, ठीक है? जैसा कि ये एलिजिबिलिटी वाले में लिखा हुआ है कि डेथ या डिसेबिलिटी में, ठीक है? और वैसे 5 साल कंटिन्यूअस सर्विस चाहिए, ठीक? जो चेंजेस हुए, चेंजेस क्या हुए हैं कि जो मैटरनिटी लीव थी, उसको भी 26 वीक तक में बढ़ा दिया गया, जो ग्रेजुटी में काउंट हो जाती है, ठीक? और 2018 में अमेंडमेंट आया था, जिससे 10 लाख से 20 लाख कर दी गई है अपर लिमिट, ठीक? ओके। प्लस जो टैक्स रूल पेमेंट है, वो कैसे? जो सरकारी आदमी होते हैं, गवर्नमेंट वाले, उनको फुल्ली टैक्स रिबेट मिलती है। जो प्राइवेट होते हैं, उनको 20 लाख तक की लिमिट है, जो सरकार ने बना रखी है कि भैया मैक्सिमम 20 लाख देना है, उस तक तो उनकी टैक्स एग्जम्प्ट रहता है। प्लस जो भी ग्रेजुटी कैलकुलेशन है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि वो इस फॉर्मूले से निकलती है कि भैया 15 लास्ट 15 दिन की सैलरी को पूरे जितने साल आपने काम किया उससे गुणा कर लेते हैं और वो निकाल लेते हैं, ठीक है? अगर कोई एक्ट को नहीं लेना चाहता है तो वो अपने यहाँ कोई प्राइवेट स्कीम ले लेता है, ठीक? इसी तरह दोस्तों, जब वो कवर्ड एम्प्लॉई है कंसिडर, अगर किसी की 4.5 साल हो रही है तो 6 महीने से जिसका भी ज्यादा है वो पूरा 1 साल काउंट कर लेते हैं, ठीक? ओके। बाकी ये पेनल्टी है, अगर कुछ नहीं लगती तो उस पेनल्टी लगती है, जो संस्था इसको देख रही होती है वह इसको इन्फोर्स करती है, वो देखती है, ठीक? बाकी अब हम इसको पूरा बुकलेट की थ्योरी से समझेंगे, फिर हम लोग इसको एमसीक्यू समझेंगे और बैक ईयर पेपर में जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए उसको समझेंगे, ताकि पूरा एक्ट अपने आप में क्लियर हो जाए, ठीक है दोस्तों?